नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। इस वीडियो में महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास योजनाएं एवं महत्वपूर्ण समितियों को कवर किया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक परिदृश्य के साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल के वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, कृपया चैनल पर बनी प्ले लिस्ट से जाकर उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। दोस्तों, ये सभी वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ के साथ साथ सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप लोग चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वीडियोज़ को ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेशंस और अभियान को कवर करेंगे। तो सबसे पहला सैन्य अभ्यास है सैन्य अभ्यास काजिंद 2024। तो सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के मध्य उत्तराखंड के औली में किया गया है और यह काजिंद का 8वां संस्करण था। इसका आयोजन 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के मध्य किया गया है। यह आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था। इस अभियान में भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है मालाबार 2024। तो सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 का आयोजन ये 8 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। इसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की हिस्सेदारी रही है। तो मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत में विशाखापट्टनम में किया गया है और इसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की हिस्सेदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वावलंबन शक्ति अभ्यास 2024। तो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में जो है 22 अक्टूबर 2024 को किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सेना की युद्ध क्षमता में सुधार करना है। तो सैन्य अभ्यास स्वावलंबन शक्ति का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाविक सागर परिक्रमा 2। नाविक सागर परिक्रमा 2 के द्वितीय संस्करण को 2 अक्टूबर 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने गोवा में महासागर नौकायन नोड INS मंडोवी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो नाविक सागर परिक्रमा 2 को INS मंडोवी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और इसमें भारतीय सेना की 2 लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दिलना के जो है INS वी तारणी पर सवार होकर दुनिया की परिक्रमा करने के लिए रवाना हुई हैं और यह यात्रा लगभग 21,600 समुद्री मील की होगी, जो 4 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 3 अंतरीपों से होकर गुजरेगी और इस यात्रा में लगभग 240 दिन लगेंगे। तो दोस्तों, नाविक सागर परिक्रमा 2 ये INS वी तारणी के साथ रूपा ए और दिलना के द्वारा जो है इस परिक्रमा को पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है मित्र शक्ति अभ्यास 2024। तो मित्र शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच किया गया है और इसका आयोजन 12 से 25 अगस्त के मध्य श्रीलंका के मदुरु ओया में किया गया है। तो मित्र शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और श्रीलंका की सेनाओं के मध्य श्रीलंका के मदुरु ओया में किया गया है और इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स की एक बटालियन के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास 2024। तो सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के बीच में किया गया है और यह युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण था। इसका आयोजन 9 से 22 सितंबर 2024 को राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। तो सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। इस अभ्यास में दोनों देशों की तरफ से 600 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। अब नेक्स्ट अभ्यास है अभ्यास आइक्या। तो अभ्यास आइक्या 18 से 19 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सहयोग से चेन्नई में आयोजित किया गया है। तो अभ्यास आइक्या का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है। इस अभ्यास में सिमुलेशन,
प्रौद्योगिकी चर्चा और आपदा प्रबंधन की विभिन्न भूमिकाओं में विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि शामिल थी। अब नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज 7। ईस्टर्न ब्रिज 7 इसे भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है ओमान के मसीरा एयरबेस पर। तो ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास का आयोजन ओमान के मसीरा एयरबेस पर भारतीय वायुसेना और ओमान एयरफोर्स के मध्य किया गया है और इसमें भारत की ओर से MiG-29, जगुआर और C-17 विमानों ने हिस्सा लिया है। अब नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है कौन सा? सैन्य अभ्यास अल नजाह। तो सैन्य अभ्यास अल नजाह का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन ओमान के सलालाह में भारत और ओमान के बीच जो है किया गया है। तो सैन्य अभ्यास अल नजाह का आयोजन भारत और ओमान के बीच ओमान के सलालाह में किया गया है और इसका आयोजन 13 से 26 सितंबर 2024 के बीच किया गया है। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 60 सैन्य कर्मियों वाली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य UN चार्टर के अभ्यास 7 के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। दोस्तों बात की जाए नसीम अल बहार सैन्य अभ्यास की, तो नसीम अल बहार सैन्य अभ्यास भी भारत और ओमान की नौसेनाओं के मध्य किया जाता है और इस बार इसके 13वें संस्करण का आयोजन 19 से 24 नवंबर के बीच ओमान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास पिच ब्लैक 2024। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 तो भारतीय वायुसेना ने 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 के बीच ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस डार्विन में सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में हिस्सा लिया गया है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 150 जवान और Su-30 MKI लड़ाकू विमान सहित C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 विमानों ने हिस्सा लिया है। तो अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन में किया गया है। इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। अब नेक्स्ट अभ्यास कौन सा है? सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स। सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच जो है किया जाता है और यह इस आयोजन का 31वां संस्करण था। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में किया गया है। तो सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य विशाखापट्टनम में किया गया है और इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया है। पहला चरण बंदरगाह चरण था और दूसरा समुद्री चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2024। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2024 का आयोजन भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2024। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2024 का आयोजन भारत और मंगोलिया के द्वारा मेघालय के उमरोई में किया गया है और इसका आयोजन 3 जुलाई से 16 जुलाई 2024 के मध्य किया गया है और यह अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का कौन सा 16वां संस्करण था। इस अभ्यास में भारत की ओर से सिक्किम स्काउट्स और अन्य हथियारों के 45 भारतीय कर्मी तथा मंगोलियाई सेना के 150 त्वरित प्रतिक्रिया बल के बटालियन के कर्मियों ने भाग लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX 2024। तो समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX 2024 का आयोजन भारत और जर्मनी के बीच में हिंद महासागर में किया गया है और यह इस अभ्यास का पहला संस्करण था। तो अभ्यास MPX का आयोजन पहली बार किया गया है और इसका आयोजन भारत और जर्मनी के बीच में हिंद महासागर में किया गया है। इस अभ्यास में भारत की ओर से विध्वंसक पोत INS दिल्ली और जर्मनी नौसेना के फ्रिगेट बार्डेन वुर्टेनबर्ग और टैंकर फ्रैंकफर्ट मेन ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है वरुण अभ्यास 2024। तो वरुण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में किया गया है और 2024 में इस अभ्यास का यह 22वां संस्करण है। इसका आयोजन भूमध्य सागर में 2 से 4 सितंबर 2024 के बीच में किया गया है। इसमें भारत की ओर से INS तबर ने हिस्सा लिया है। तो अभ्यास वरुण का आयोजन किसके मध्य किया गया है? तो अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य में किया गया है और इसका आयोजन भूमध्य सागर में हुआ है। नेक्स्ट अभ्यास है परमाणु युद्ध अभ्यास। परमाणु युद्ध अभ्यास
या वायरस युद्ध अभ्यास। तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में महामारी संबंधी तैयारियों का आकलन करने हेतु 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 के बीच राजस्थान के अजमेर में अभ्यास वायरस युद्ध अभ्यास या विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्यजीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम की तत्परता एवं प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना है। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। तो परमाणु युद्ध अभ्यास या वायरस युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया है और यह महामारी संबंधी तैयारियों का आकलन करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट अभ्यास है अभ्यास तरंग शक्ति 2024। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना की मेजबानी में पहला बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास तरंग शक्ति का जो है आयोजन 2 चरणों में किया गया है। तो अभ्यास तरंग शक्ति का पहला चरण तमिलनाडु में कोयम्बटूर के निकट सुलूर एयरबेस पर किया गया है और इसके दूसरे चरण का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। तरंग शक्ति अभ्यास के पहले चरण में LCA MK-1 विमानों ने हिस्सा लिया है। इसमें लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और इसकी मिलिट्री वर्जन रुद्र ने हिस्सा लिया है। तरंग शक्ति अभ्यास के पहले चरण में भारत के अतिरिक्त फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया था और इसमें भारत के अलावा 8 देशों ने हिस्सा लिया था। ये 8 देश कौन कौन से हैं? तो ये हैं अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, जापान और संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, यह भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित पहला बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास उदार शक्ति 2024। तो अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और मलेशिया की वायुसेनाओं के बीच में मलेशिया के कुआंतान में किया गया है। तो अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन भारत और मलेशिया की वायुसेनाओं के मध्य मलेशिया के कुआंतान में 5 से 9 अगस्त के मध्य किया गया है। इसमें भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा लिया है। अब नेक्स्ट अभ्यास है बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू। बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास काकाडू का आयोजन 9 से 20 सितंबर 2024 के बीच ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया गया है। इसमें 30 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का विमान P-8I पोसीडॉन ने हिस्सा लिया है। तो बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आयोजन जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी के द्वारा किया जाता है और इसका आयोजन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया गया है। नेक्स्ट अभ्यास है अभ्यास रिमपैक। अभ्यास रिमपैक। तो रिमपैक अभ्यास के 29वें संस्करण का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में किया गया है और यह आयोजन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। 2024 में इसका आयोजन 27 जून से 1 अगस्त के मध्य किया गया है। इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है। इस अभ्यास में 29 देश और 25,000 से अधिक कर्मियों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच में 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 के मध्य आयोजित किया गया है और इसका आयोजन थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रखंड में किया गया है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और रॉयल थाई सेना के मध्य किया गया है और इसका आयोजन थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास कौन सा है? खानक्वेस्ट 2024। 27 जुलाई 2024 को मंगोलिया के उलान बटोर में फाइव हिल्स ट्रेनिंग एरिया में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खानक्वेस्ट का आयोजन किया गया है और यह खानक्वेस्ट का 21वां संस्करण था। खानक्वेस्ट अभ्यास का उद्देश्य वैश्विक शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। खानक्वेस्ट अभ्यास 2024 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, तुर्की,
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम सहित 23 देशों ने हिस्सा लिया है। यह अभ्यास मंगोलियाई सशस्त्र बलों और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड के द्वारा सह प्रायोजित किया जाता है। नेक्स्ट अभ्यास है रेड फ्लैग 2024। रेड फ्लैग 2024 तो भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के अलास्का में 30 मई से 14 जून 2024 के बीच आयोजित किए गए सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में हिस्सा लिया है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से राफेल विमानों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो सैन्य अभ्यास शक्ति। सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य मेघालय की उमरोई में 13 से 26 मई 2024 के मध्य किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है। तो सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किसके मध्य किया जाता है? इसका आयोजन भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य किया जाता है और 2024 में इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया है। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है युद्धाभ्यास IMT ट्रिलैट 2024। तो IMT ट्रिलैट 2024 का आयोजन भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं का त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलैट 21 से 28 मार्च 2024 को मोजाम्बिक के मापुटो और तंजानिया के जंजीबार में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना के 2 युद्धपोत कौन कौन से INS तीर और INS सुजाता ने हिस्सा लिया है। तो युद्धाभ्यास IMT ट्रिलैट का आयोजन किसके मध्य किया जाता है? इसका आयोजन भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य किया जाता है और इस बार इसका आयोजन मोजाम्बिक के मापुटो और तंजानिया के जंजीबार में किया गया है। इसमें भारत की ओर से INS तीर और INS सुजाता ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है गगन स्ट्राइक 2। 7 मई 2024 को भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के भाग खड्ग कोर ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का आयोजन किया गया है। तो गगन स्ट्राइक 2 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पंजाब में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इस सैन्य अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों से जुड़ी प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना और विकसित भूभागों में हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को मान्य बनाना है। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है दस्तलिक 2024। तो सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2024 का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य किया गया है और इसका आयोजन 15 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 के बीच उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया गया है और इसमें भारत की ओर से जाट रेजिमेंट के जवानों ने हिस्सा लिया है। तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2024 का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य उज्बेकिस्तान के टर्मेज में किया गया है और इसमें भारतीय सेना के जाट रेजिमेंट के जवानों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो नेक्स्ट है लेमेतिये। लेमेतिये का अर्थ होता है मित्रता। लेमेतिये सैन्य अभ्यास। लेमेतिये सैन्य अभ्यास भारत और सेशेल्स की रक्षा बलों के बीच में किया जाता है और इसका आयोजन सेशेल्स में किया गया है। यह एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास में भारतीय गोरखा राइफल्स और सेशेल्स रक्षा बल के जवानों ने हिस्सा लिया है। तो सैन्य अभ्यास लेमेतिये का आयोजन भारत और सेशेल्स के मध्य में किया गया है। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है टाइगर ट्रैम्प। टाइगर ट्रैम्प 2024। तो टाइगर ट्रैम्प 2024 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में 18 से 31 मार्च 2024 के बीच में किया गया है। यह मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सैन्य अभ्यास है। तो सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2024 का आयोजन किसके मध्य किया गया है? तो भारत और अमेरिका के मध्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास जिम्मेक्स 2024। सैन्य अभ्यास जिम्मेक्स 2024। भारत और जापान समुद्री अभ्यास जिम्मेक्स का 8वां संस्करण जून 2024 में जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है और इसमें भारत की ओर से INS शिवालिक ने हिस्सा लिया है। तो सैन्य अभ्यास जिम्मेक्स का आयोजन भारत और जापान के मध्य जापान के योकोसुका में किया गया है और यह जिम्मेक्स का 8वां संस्करण था। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है सागर कवच 2024। 1-2 अप्रैल 2024 के मध्य भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है। तो सागर कवच अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है लक्षद्वीप में। इसमें भारतीय वायुसेना द्वारा सभी समुद्री
सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए इस अभ्यास को जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 में माल्टा के ध्वज वाले जहाज MV रूवन को 17 चालक दल के सदस्यों के साथ समुद्री लुटेरों के कब्जे से बचाया था। इसके साथ ही 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को पकड़ने में सफलता भी हासिल की थी। इस ऑपरेशन को सफल बनाने में अरब सागर में तैनात INS कोलकाता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने INS कोलकाता में सवार होकर माल्टा के ध्वज वाले जहाज MV रूवन को समुद्री लुटेरों से बचाया था। अब नेक्स्ट अभ्यास है ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती, इसका आयोजन जो है हैती में हथियारबंद गिरोहों और सेना के बीच हुए संघर्ष के कारण वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो ऑपरेशन इंद्रावती अभ्यास के तहत भारत के लोगों को हैती से वापस जो है भारत में लाया गया है। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है सी डिफेंडर्स 2024। सी डिफेंडर्स 2024 भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों का संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स का आयोजन 2024 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम अब क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। तो सी डिफेंडर्स अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। अब नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है समुद्र लक्ष्मण 2024। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास समुद्र लक्ष्मण का तीसरा संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना का INS किल्टान जो है तथा मलेशिया की ओर से रॉयल मलेशियाई पोत KD लकीर इस संयुक्त अभ्यास में शामिल थे। तो समुद्र लक्ष्मण 2024 का आयोजन भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच में किया गया है और इसका आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर किया गया है। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है अभ्यास दोस्ती 2024। तो अभ्यास दोस्ती 2024 का आयोजन भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 22 से 25 फरवरी के मध्य किया गया है। तो सैन्य अभ्यास दोस्ती में कौन से 3 देश शामिल थे? भारत, मालदीव और श्रीलंका। यह अभ्यास जो है समुद्री सुरक्षा, आपसी सहयोग और परिचालन बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है मिलन 2024। भारतीय नौसेना द्वारा 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। इस द्विवार्षिक अभ्यास में भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड सहित 51 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास कौन सा है? सदा तनसिक सैन्य अभ्यास। सदा तनसिक सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के मध्य इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य उपकरण और अनुभव को साझा करना है। तो क्या हम लोग एक बार दोबारा देखते हैं? सैन्य अभ्यास सदा तनसिक का आयोजन भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के मध्य राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है अभ्यास खंजर 2024। अभ्यास खंजर 2024 का आयोजन भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया है और यह खंजर अभ्यास का 11वां संस्करण था। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास सहयोग काइजिन। सैन्य अभ्यास सहयोग काइजिन भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच चेन्नई तट पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो सैन्य अभ्यास सहयोग काइजिन भारत और जापान के मध्य किया जाता है। नेक्स्ट है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास तो भारत और UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के मध्य 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन भारत और UAE की सेनाओं के मध्य राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार शांतिपूर्ण सैन्य
ऑपरेशन के दौरान रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में युद्ध कौशल प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की सेना के बीच समन्वय स्थापित करना है। अब हम लोग योजना एवं परियोजना के बारे में देखेंगे। तो पहली योजना है क्रूज भारत मिशन। 30 सितंबर 2024 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई। तो क्रूज भारत मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई? मुंबई बंदरगाह से 30 सितंबर 2024 को की गई। क्रूज भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? तो क्रूज भारत मिशन का लक्ष्य 2029 तक भारत में क्रूज पर्यटकों की संख्या में 10 लाख तक की वृद्धि और 4 लाख रोजगार सृजित करना है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो क्रूज भारत मिशन का उद्देश्य भारत को क्रूज पर्यटन के क्षेत्र में हब के रूप में स्थापित करना है। दोस्तों, क्रूज भारत मिशन को 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2029 तक चलेगा। कब से कब तक? तो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2029 तक क्रूज भारत मिशन चलेगा। इसके पहले चरण के तहत पड़ोसी देशों के साथ अध्ययन, मास्टर प्लानिंग और क्रूज गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरे चरण में उच्च क्षमता वाले क्रूज स्थानों एवं सर्किटों को सक्रिय करने के लिए नए क्रूज टर्मिनलों, मरीना और गंतव्यों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके तीसरे चरण के तहत भारतीय उपमहाद्वीप में सभी क्रूज सर्किटों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो अभियान है यह है पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। तो कैबिनेट ने 18 सितंबर 2024 को 79,156 करोड़ रुपए के कुल खर्च के साथ प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजाति परिवारों के लिए पूर्ण कवरेज अपनाकर जनजाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। तो पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य जनजाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है और इसको कैबिनेट ने 18 सितंबर 2024 को मंजूरी प्रदान की है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बायो राइड योजना। नेक्स्ट योजना कौन सी है? बायो राइड योजना। और ये किस चीज़ के लिए है? तो यह बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए है। कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है। इन योजनाओं को अब एक योजना के तहत जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास अर्थात बायो राइड के रूप में एकीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनपीएस वात्सल योजना। नेक्स्ट है एनपीएस वात्सल योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है ये। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 18 सितंबर 2024 को पीएम वात्सल योजना की शुरुआत की गई है। दिल्ली सहित देश भर में 75 स्थानों पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। यह योजना बच्चों के लिए पहले से चल रही राष्ट्रीय पेंशन योजना का विस्तार है। तो जो एनपीएस वात्सल योजना है यह बच्चों के लिए पहले से चल रही राष्ट्रीय पेंशन योजना का विस्तार है। सरकार की इस योजना को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात पीएफआरडीए के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस योजना में माता पिता बच्चों के नाम पर सालाना 1,000 रुपये न्यूनतम निवेश कर सकते हैं। इससे यह योजना सभी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ होगी। सभी माता पिता और कानूनी संरक्षक, चाहे वे भारतीय नागरिक हों, एनआरआई हों या ओसीआई, अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के लिए पात्र हैं। जब तक बच्चा बालिग नहीं होगा, माता पिता ही इस खाते को संचालित करेंगे और 18 वर्ष की आयु होने पर एनपीएस वात्सल्य खाता स्वचालित रूप से नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार हम लोग और इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो एनपीएस वात्सल्य योजना है इसकी शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 18 सितंबर 2024 को की गई है और यह योजना जो है बच्चों के लिए पहले से चल रही राष्ट्रीय पेंशन योजना का विस्तार है। इसका क्रियान्वयन किया जाएगा पीएफआरडीए अर्थात पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा। इस योजना के तहत माता पिता अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर सालाना न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं
और यह योजना सभी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ है। अब नेक्स्ट योजना को हम लोग देखते हैं, योजना विज्ञान धारा। योजना विज्ञान धारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिनका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना विज्ञान धारा में विलय किया गया है। इस योजना में जो विज्ञान धारा योजना है, 3 व्यापक घटक हैं इसके। कौन कौन से? पहला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण, दूसरा है अनुसंधान एवं विकास, तीसरा है नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन। विज्ञान धारा योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित जो व्यय है ये 10,580 करोड़ रुपए है। लगभग 10,580 करोड़ रुपए इस योजना पर व्यय किए जाएंगे। विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। जो विज्ञान धारा योजना है यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है खिलाड़ियों के लिए रीसेट कार्यक्रम का शुभारंभ। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2024 पर नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे रीसेट कहते हैं, की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त एथलीटों को उनकी रोजगार क्षमता और कैरियर विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। योजना के पात्र प्रतिभागियों में 20 से 50 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त एथलीट शामिल हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है या राष्ट्रीय या राज्य पदक के विजेता हैं। यह कार्यक्रम है इसकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर 2 स्तरों पर पाठ्यक्रम प्रदान करेगा, कक्षा 12वीं और उससे ऊपर और कक्षा 11वीं और उससे नीचे। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कार्यक्रम के पायलट चरण का नेतृत्व करेगा। जो खिलाड़ियों के लिए रीसेट कार्यक्रम है इसके पायलट चरण का जो है नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कार्यक्रम के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है पीएम ई ड्राइव स्कीम। पीएम ई ड्राइव स्कीम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को पीएम ई ड्राइव को मंजूरी दी है। इस स्कीम के लिए आगामी 2 वर्षों में 1,09,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बैटरी से चलने वाले 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, एम्बुलेंस, ट्रक और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार इस योजना के माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहती है। पीएम ई ड्राइव योजना फेम योजना की जगह लेगी, जिसे अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। तो फेम योजना को 2015 में शुरू किया गया था, अब इसका स्थान पीएम ई ड्राइव योजना लेगी। पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट है। अब नेक्स्ट है मौसम मिशन। मौसम मिशन 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2 वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मौसम मिशन को मंजूरी दी गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने का नोडल निकाय है। तो मिशन मौसम को 2 वर्षों के लिए अवधि के लिए शुरू किया गया है और इसका जो है नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मिशन मौसम का उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी, मॉडलिंग पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान और विकास तथा क्षमता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना सितंबर 2024 में छात्रों में डाक टिकट संग्रह का शौक पैदा करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो जो दीनदयाल स्पर्श योजना है ये छात्रों में डाक टिकट संग्रह की रुचि पैदा करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत
वार्षिक 6,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अर्थात इसमें जो है प्रति माह 500 रुपये की छात्रवृत्ति तिमाही आधार पर दी जाएगी, जो सालाना 6,000 रुपये की वार्षिक स्कॉलरशिप होगी। योजना के अंतर्गत 6ठी से 9वीं कक्षा के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने और उसे शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना विशेष रूप से कक्षा 6ठी से 9वीं के छात्रों के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को 920 छात्रवृत्ति तथा प्रत्येक डाक सर्किल में 10-10 विद्यार्थियों को अधिकतम 40 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। नेक्स्ट योजना को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है मसाला निर्यात इलायची उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस योजना। स्पाइस योजना किससे संबंधित है? तो यह मसाला निर्यात इलायची उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यात इलायची उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 4 सितंबर 2024 को स्पाइस योजना शुरू की है। इस योजना को आधिकारिक तौर पर निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगी हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्रों में स्थिरता लाने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों, भारत में मसाला उत्पादन से जुड़े हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य है भारत में मध्य प्रदेश। और शीर्ष छोटी इलायची उत्पादक राज्य कौन सा है? तो शीर्ष छोटी इलायची उत्पादक राज्य केरल है। काली मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा काली मिर्च कर्नाटक में जो है पैदा की जाती है। और मिर्च उत्पादक शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश है। अदरक का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? अदरक शीर्ष उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। शीर्ष हल्दी उत्पादक राज्य तेलंगाना है। धनिया उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? धनिया बीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा जीरा का उत्पादन कहाँ होता है? तो जीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। इसी प्रकार शीर्ष लाल मिर्च के उत्पादन में शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश है। और सौंफ की बात की जाए तो सौंफ उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात है। भारत में अजवाइन की सर्वाधिक खेती राजस्थान, मेथी की पंजाब में होती है। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा निर्यातक है। स्पाइस योजना के फुल फॉर्म की बात की जाए तो स्पाइस का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। स्पाइस योजना के तहत विशेष पहलों में छोटी और बड़ी दोनों तरह की इलायची किस्मों के पुनः रोपण प्रयास और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कार्यक्रम शामिल हैं। ये उपाय इलायची की पैदावार को बढ़ाने, निर्यात बाजारों के लिए उत्पाद की गुणवत्ता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट योजना कौन सी है? तो नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को अगले 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2025-24-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफ़ायती आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 है, यह 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, प्राथमिक ऋण संस्थाओं के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जो है सहायता करेगी। कुल मिलाकर इस योजना में 3 करोड़ नए मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो ये 3 करोड़ मकान बनाए जाएंगे, इसमें 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना 2.0। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और प्रशिक्षुओं के लिए 100 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप की घोषणा की है। यह नई पहल आईटी, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में युवाओं के कौशल और नौकरी की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयास का हिस्सा है। अब नेक्स्ट योजना को देखते हैं हम लोग। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भास्कर मंच। तो भास्कर मंच किससे संबंधित है?
भास्कर मंच स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए है। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 17 सितंबर 2024 को भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री अर्थात भास्कर मंच की शुरुआत की गई है। यह स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों समेत सभी प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग एवं विचारों के आदान प्रदान पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भास्कर मंच का प्राथमिक लक्ष्य स्टार्टअप तंत्र से जुड़े हितधारकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री तैयार करना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए यह मंच नेटवर्किंग और सहयोग उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट योजना है ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट। ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एवं महिंद्रा के साथ समझौता किया है। तो जो ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट है, इसके संचालन के लिए महिंद्रा एवं महिंद्रा के साथ समझौता किया गया है और इसके तहत 2 पायलट योजनाओं का नोएडा और हैदराबाद में जो है शुरू किया जाएगा। और ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट योजना है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात 5 जून के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया था। अर्थात प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जून 2024 को नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की औपचारिक शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य देश भर में पौधरोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सके। इस अभियान के तहत सितंबर 2024 तक 80 करोड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना। राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका उद्देश्य देश में फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत 3 घटकों को स्वीकृति प्रदान की गई है और ये 3 घटक कौन कौन से हैं? तो पहला है देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना। दूसरा घटक है देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना। तीसरा है NFSU के दिल्ली परिसर के वर्तमान बुनियादी ढांचे का संवर्धन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं PM मत्स्य किसान समृद्धि योजना की उप योजना को सरकार की मंजूरी। तो मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को समर्थन देना है। यह योजना अगले 4 वर्षों में इस योजना के तहत अगले 4 वर्षों में कुल 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह उपयोजना 40 लाख छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को कार्य आधारित पहचान प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की मदद करेगी। नेक्स्ट है पृथ्वी विज्ञान योजना। पृथ्वी विज्ञान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5 जनवरी 2024 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना वर्ष 2021 से 26 की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और ठोस पृथ्वी के दीर्घकालिक निरीक्षणों का संवर्धन और रखरखाव करना है। नेक्स्ट योजना कौन सी है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए 22 जनवरी 2024 को एक नई सरकारी योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई थी, जिसे अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से 13 फरवरी 2024 को दोबारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा देना और घरों के लिए बिजली बिल को कम करना है। इस योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। योजना के तहत छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। इससे देश के 1 करोड़ परिवार एक वर्ष में 17 से 18,000 रुपए की बचत कर सकेंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करके छत पर सौर क्षमता का तेजी से विस्तार करना है। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.2 लाख रुपए का 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल मात्र 30,000 रुपए में लगवाया जा सकता है। योजना पर 75% केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी और अनुदान देगी। अब हम लोग महत्वपूर्ण आयोग और समितियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है सुब्रमण्यम गांधी समिति। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड अर्थात सेबी द्वारा लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण के नियमों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए 22 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व डिप्टी गवर्नर राम सुब्रमण्यम गांधी को सौंपी गई है। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। दोस्तों 16वें वित्त आयोग की बात की जाए तो 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता अरविंद पनगड़िया का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है और अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसमें कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें पूनम गुप्ता, DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बाजोरिया जो है शामिल हैं। नेक्स्ट समिति है होता समिति। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2024 में डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने हेतु AP होता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। तो AP होता समिति है, इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए गठित किया गया है। नेक्स्ट समिति है सुनील मेहता समिति। व्हाइट लेबल ATM के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु RBI द्वारा इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट समिति है माइकल देवव्रत पात्रा समिति। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के विरुद्ध मानकीकृत करने, उन क्षेत्रों में अन्य नियमित आंकड़ों की गुणवत्ता का आकलन करने जहां ये मानक अनुपस्थित है तथा आगे आंकड़ों के परिशोधन के लिए संभावित क्षेत्रों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माइकल देवव्रत पात्रा समिति का गठन किया है। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में यह 10 सदस्यीय समिति है और OP माल को इस समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट समिति है परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राधाकृष्णन समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है। तो केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिए डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी अर्थात NTA की संरचना और उसके कामकाज में सुधार के साथ डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सिफारिशें देगी। नेक्स्ट है समलैंगिक मामलों में समिति। समलैंगिक मामलों पर समिति है। तो केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में
6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के गठन का उद्देश्य समलैंगिक समुदाय के लोगों की समस्याओं की पहचान करना और उनका समुचित समाधान निकालना है। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए समिति। तो केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।